नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, यानी मगध के बारे में पढ़ेंगे और ये प्राचीन भारत की, उस समय के भारत की पहली राजधानी के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय पहली राजधानी कौन सी थी। तो ये मगध है। इस मगध का उत्कर्ष देखते हैं। तो मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश से शुरू होता है। हर्यक वंश था, इसने इसकी स्थापना की थी। तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व में था, जिसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। उस समय गिरिब्रज कहा जाता था, यानी इस मगध की राजधानी क्या हुई? गिरिब्रज। तो ये पहली राजधानी है गिरिब्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता था। तो ये मगध की राजधानी है। ये 544 ईसा पूर्व की है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी ईस्वी जब शुरू हुई थी उससे पहले की ये बातें हैं। तो ईसा पूर्व यानी 544 ईसा पूर्व में ये उल्टे क्रम में चलती है। इसके बाद 543 आएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी, है ना। तो 544 ईसा पूर्व के अंदर राजगृह पहली राजधानी रही थी, जिसकी स्थापना करने वाले ब्रदर थे। तो ब्रदर थे, इन्होंने इस मगध के अंदर हर्यक वंश की नींव डाली थी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी मगध के राजा हुआ करते थे ब्रदर। इस ब्रदर के दो रानियां थी। दो रानियों से समान प्रेम करता था और बुढ़ापे तक इसके संतान नहीं हुई थी। लेकिन इसके नगर के अंदर एक ऋषि आए थे, ऋषि ठहरे थे। उस ऋषि के माध्यम से इनको एक फल दिया गया आम का। उस आम के फल को ये दोनों पत्नियों को समान रूप से को देता है और एक ही पुत्र ये चाहता है उनसे। इस फल से दोनों को समान रूप से देने के बाद इसके एक जरासंध नाम से एक पुत्र जन्मा, यानी अलग अलग भागों में बटा हुआ एक पुत्र जन्मा था। तो इसने फिर उन पुत्रों को भगवा दिया था, यानी फेंकवा दिया था। और फेंकवाने के बाद एक जरासंध नाम की एक राक्षसी थी, उसने इनको दोनों हाथों में अलग अलग लिया। तो अलग अलग हाथों में लेने के कारण, यानी अलग अलग विपरीत हाथों में ले लिया था इससे, कि ये जो जरासंध था ये जुड़ गया था और इसका नाम जरासंध रखा गया। और ये इसके पास, यानी ब्रदर था, उसके पास लाकर वापस इसको दे दिया गया। ऐसे इसका पुत्र हुआ था जरासंध। इस जरासंध की कहानी हम महाभारत के अंदर भी देखते हैं। महाभारत के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा था, तो कंस को मारने के बाद ये जो जरासंध था, इस जरासंध का दुश्मन हो गया था। कौन? ये इस जरासंध का दुश्मन हो गया था भगवान श्री कृष्ण। इस भगवान श्री कृष्ण ने हर बार इस जरासंध को छोड़ दिया, बाकी इसकी जो भी सेना थी उसको हरा दिया था, उसको मार दिया था। तो जरासंध है, इस जरासंध को बाद में मारा जाता है। तो जरासंध से शुरू होता है, यानी इसके पिता ब्रदर थे, वहां से ये मगध का साम्राज्य शुरू होता है और चलता है आगे। जयद्रथ, यानी जयद्रथ अलग शासक है। इस जयद्रथ के बारे में हमने पढ़ा था दुशाला, जो धृतराष्ट्र की पुत्री थी। महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र की पुत्री थी दुशाला, उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ सिंध प्रांत का था, यानी उस समय का जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां का था जयद्रथ। तो जयद्रथ अलग है, जरासंध अलग है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जरासंध ब्रदर का पुत्र था। बात करें कि इसका वास्तविक संस्थापक है, यानी वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन मिला है? बिंबिसार। इस बिंबिसार का समय काल 544 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व का समय है। और 452 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक ये रहे थे। और ये महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उसके समकालीन थे, यानी उसी के समय तो हुए। यानी 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, 544 ईस्वी में बिंबिसार का शासन काल चलता है। तो ये किसके समकालीन हुए? यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन हो गए ना बिंबिसार। तो पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो बिंबिसार का शासन काल था और मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो मगध के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिंबिसार माने जाते हैं। बिंबिसार ने ही अंगराज्य, तो अंगराज्य की मैंने राजधानी चंपा बताई थी। तो मैंने उस समय, यानी जो प्राचीन भारत के राज्यों की राजधानी भी बताई थी, वो वीडियो आपको पीछे वाले जो वीडियो है उसके अंदर देखिए कि बिंबिसार ने जो अंगराज्य था, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, उस पर आक्रमण किया। आक्रमण करके इस जो मगध था, इस मगध में मिला लिया, यानी मगध साम्राज्य है उसका ये विस्तार करना चाह रहा था। यानी विस्तार किया, विस्तार के तहत इसने अंग राज्य है उसको जीत लिया। उसके बाद इसने और सोचा कि जो मगध है, इस मगध को और भी बड़ा किया जाए, इस साम्राज्य को और बढ़ाया जाए। तो इसने कौशल नरेश, यानी कौशल एक राज्य हुआ करता था, वो भी मैंने बता दिया है। तो कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत था, उसकी बहन से इसने विवाह किया।
जिसका नाम महाकोसला था। तो इस महाकोसला से इसने विवाह किया और अपना साम्राज्य सुदृढ़ किया, यानी वहां से अपनी रक्षा के लिए उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया इसने। वहां से जब विवाह किया तो इस प्रसन्नजीत ने दहेज में काशी था, इस काशी को क्या दे दिया, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, तो ये दहेज में मिल गया। ये भी क्या कहा मगध में साम्राज्य का है, उसमें बढ़ ही गया ना। तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा है किसके समय, बिंबिसार के समय। बिंबिसार ने दूसरा विवाह या दूसरा जो विवाह किया था, तो ये किया था वैशाली की एक राजकुमारी थी चेलना। इस चेलना से इसने विवाह किया, यानी अपने साम्राज्य है उसकी रक्षा भी तो करनी है, तो रक्षा के लिए इसने क्या किया है, इस वैशाली को इसने जीता था। तो वैशाली भी इसका ही हो गया ना। वैशाली अगली राजधानी बनेगी, राजगृह के बाद वैशाली राजधानी बनेगी, उसके बाद पाटलिपुत्र। तो ये मैंने बता दिया है पहले ही। तो मगध की राजधानी पहली कौन है, राजगृह। अब वैशाली कैसे हो गई, तो वैशाली इस प्रकार हो गई कि इसने दूसरा विवाह किया और चेलना नामक राजकुमारी से इसने विवाह किया। उसके बाद पंजाब की एक राजकुमारी थी क्षेमा, इस क्षेमा से भी इसने विवाह किया था। तो ये तीन विवाह इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है और तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली राजधानी कौन सी रह गई, राजगृह। दूसरी राजधानी वैशाली बन गई क्योंकि इसने वैशाली को जीत लिया और दूसरा विवाह किया था। ठीक है, काशी इसको क्या मिला था, दहेज में मिला था। बाद में देखते हैं कि बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को ये मानता था। तो बिंबिसार किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। इस कारण महात्मा बुद्ध की सेवा के अंदर इसने एक राजवेद, यानी इसके जो राज के अंदर एक वेद था जिसका नाम जीवक था, इस जीवक को उसकी सेवा में भेज देता है। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेज रहा है, ये जीवक को भेज रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि बिंबिसार ने अपने पड़ोसी दोस्त यानी अवंती का राजा था प्रगोत, इस प्रगोत को पांडु रोग हो गया था, यानी पीलिया रोग हो गया था। इस पीलिया रोग को ठीक करने के लिए इसी राजवेद जीवक है उसको वहां भी भेजा था, यानी उसकी शरण में भी भेजा था, क्योंकि अपने चारों ओर की सीमाएं हैं उनको क्या करना चाह रहा था, सुरक्षित करना चाह रहा था। इसके बाद देखते हैं कि इसकी हत्या है वो इसका पुत्र कर देता है जिसका नाम अजातशत्रु है। तो अजातशत्रु के समय में हमने बौद्ध संगीति पढ़ी थी, तो बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में क्या हुई थी, शुरू हुई थी, पता है ना आपको। तो अजातशत्रु है इसने क्या कर दिया है, बिंबिसार की हत्या कर दी है। उसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बनता है, यानी हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन बनता है, अजातशत्रु बनता है। तो अजातशत्रु का शासनकाल तो 453 ईसा पूर्व में होता है। ये मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध के ऊपर राज्य करता है 32 वर्षों तक। तो 32 वर्षों तक शासन करने वाला कौन है, 32 वर्षों तक ये शासन करता है। 32 वर्षों शासन करने वाला कौन हो गया, अजातशत्रु हो गया। इसका उपनाम कुणिक मिलता है, तो कुणिक इसका उपनाम है, ये भी पूछा जाता है। प्रारंभ में जैन धर्म का ये अनुयायी था, यानी सबसे पहले ये जो अजातशत्रु था इसके पिता तो बौद्ध धर्म को मानते थे, ये किसको मान रहा है, जैन धर्म को मान रहा है। जैन धर्म को प्रारंभ में मानता था। इसका एक सुयोग्य मंत्री था, यानी इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षाकार। इस वर्षाकार की मदद से इसने वैशाली को विजित किया, क्योंकि इस वैशाली से क्या किया था, इसने दूसरा विवाह किया था, इसने सुरक्षा ही तो करवाई थी, लेकिन इस वैशाली को इसने जीत लिया। वैशाली को जीतने के बाद अपनी राजधानी बनाता है, तो मगध की दूसरी राजधानी वैशाली बनेगी। जैन ग्रंथ ये कहते हैं कि जो लिच्छवी राजकुमारी, तो मैंने लिच्छवी के बारे में पढ़ाया था कि महावीर जो जैन थे उनकी माता का नाम लिच्छवी वंश से तो था, तो लिच्छवी है उनको ये जीतता है और उनके विरुद्ध ये दो शस्त्र चलाता है जिनका नाम रहता है रथमुसल यानी आधुनिक टैंकों के समान होता है। और एक होता है महाशिला कंटक, जो गुलेल, यानी गुलेल देखिए ना आपने, जो बाहुबली मूवी होती है उसके अंदर गुलेल के अंदर जो पत्थर होता है उसके अंदर कपड़े को लपेट कर फिर फेंका जाता है सामने वाले जो सेना होती है उसके ऊपर। तो ये महाशिला कंटक और रथमुसल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों याद रखने हैं। और किसने चलाए हैं, अजातशत्रु के समय चले हैं दोनों के दोनों, और किन के विरुद्ध चले हैं, लिच्छवियों के विरुद्ध चले हैं। तो लिच्छवियों के विरुद्ध रथमुसल और महाशिला कंटक ये दोनों शस्त्र चले हैं, तो इनका प्रयोग हुआ है इसके समय। इसके बाद इसका पुत्र उदयन इनको मारकर इनकी हत्या करके क्या बनता है, शासक बनता है। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु कर दी और इस अजातशत्रु की हत्या कौन कर रहा है, उदयन कर रहा है। उदयन ने 461 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा है और इसने हत्या किसकी की है, अपने पिता अजातशत्रु की है। इसकी हत्या करके इसने एक गंगा और सोम नदी, तो गंगा नदी और सोम नदी है उसके एक किनारे पाटलिपुत्र नगर बसाया और पाटलिग्राम में बसाकर इसने वैशाली है उस वैशाली से अपनी राजधानी कहाँ कर ली है, पाटलिपुत्र कर ली है। यानी ये तीसरी राजधानी चेंज हो गई ना। तो मगध की राजधानी मैंने आपको बताया था कि 3 राजधानी थी, राजगृह,
वैशाली और पाटलिपुत्र। आपको समझ में आया होगा कि इस वंश से क्या है, ये अलग अलग इनकी राजधानी बनी है। तो इसने क्या कर लिया है, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतर अपनी राजधानी कर ली है। इसके बाद देखते हैं हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का अंतिम शासक इस उदयन का पुत्र था नागदशक। ये नागदशक अंतिम शासक होता है और इसी के साथ हर्यक वंश समाप्त होता है। तो हर्यक वंश से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में याद रखने हैं और इन्हीं के अनुसार आपको चलना है। उसके बाद देखते हैं कि नागदशक है, उसकी मृत्यु, इसके एक मंत्री था जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, महाकाव्य जिसका नाम था, और जिसका नाम क्या था, महाकाव्य शिशुनाग था। इस शिशुनाग ने इस उदयन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक नए वंश की नींव डालता है और नए वंश की नींव किस वंश की डालता है, शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश दूसरा वंश हो गया मगध के ऊपर। तो मगध के ऊपर शासन करने वाला दूसरा वंश कौन सा है, शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश की समय पूछ लिया जाए तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व माना जाता है। शिशुनाग वंश है। इससे के अंदर अवंती का जो राजा था प्रबोध, इस प्रबोध के लिए बिंबिसार ने क्या भेजा था, राजवेद भेजा था। लेकिन इस अवंती के राजा प्रबोध करके उसको जीत लिया और उसको हरा दिया, यानी इसकी हत्या करके इसने इस अवंती को भी अपने साम्राज्य मगध के अंदर मिला लिया। तो मगध के अंदर जो मोटे मोटे राज्य हैं, आसपास के राज्य हैं, वो मिलते जा रहे हैं और मगध क्या हो रहा है, एक शक्तिशाली देश हो रहा है। तो ये है मगध, इस मगध में मिला लिया। और जो पाटलिपुत्र था, यानी पाटलिपुत्र उदयन है, इस उदयन ने पाटलिपुत्र ले गया था ना, राजगृह से डायरेक्ट पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इसने फिर वापस यानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेके गया। तो ऐसे भारत की राजधानियां चेंज होती जा रही हैं। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि भारत की राजधानियां कैसे चेंज होती जा रही थी। तो इसने क्या किया, पाटलिपुत्र से वापस वैशाली अपनी राजधानी बना लिया था। यानी शिशु नागवंश, यानी शिशु जो नागवंश है, इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। उन्होंने अपनी राजधानी वापस कहाँ लेके आ गए, वैशाली लेके आ गए। इसके बाद देखते हैं इनका एक उत्तराधिकारी यानी इनका पुत्र बना था अगला शासक कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में हमने पढ़ा है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ये कालाशोक है, ये काक वर्ण का था, यानी काक वर्ण या काला रंग का था। इसने वैशाली के अंदर जो द्वितीय बौद्ध संगीति, उसमें इसके शासनकाल में तो हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और वैशाली है, इसने वैशाली से वापस, यानी अपने पिता वैशाली ले गए थे और इसने वैशाली से वापस पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इस नंदीवर्धन के सचिव ने ही इसको हत्या करके वापस ये नंद वंश, यानी जो अगला वंश है, तीसरा वंश, इस तीसरे वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की, क्योंकि यह सचिव हुआ करता था किसका, नंदीवर्धन का। तो नंदीवर्धन के सचिव ने अगले नए वंश की नींव डाली है, नंद वंश की। तो नंद वंश कौन सा वंश हो गया, तीसरा वंश मगध के ऊपर हो गया। इसने 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईस्वी तक शासन किया, शासन चलाया। इस वंश के 8 पुत्र हुए, यानी इस महापद्म नंद है, इसके 8 पुत्र हुए थे और 8 ने बारी बारी से इस मगध के ऊपर शासन किया था। जो अंतिम 8वां जो शासक था जिसका नाम था गणानंद, ये गणानंद इस मगध साम्राज्य का सबसे महान और अंतिम राजा हुआ था। इसके बाद इसने क्या किया था, इस जो गणानंद है, इस गणानंद ने स्थायी सेना रखा था, यानी स्थायी जो सेना है, स्थायी सेना के अंदर जो भी सैनिक होते थे उसको ये पगार देता था, उसको मेहतना देता था, यानी उसको क्या देता था, पैसे देकर स्थायी रखा। इसने स्थायी सेना रखना शुरू किया था। तो स्थायी सेना पूछ ली जाए कि स्थायी सेना किसने शुरू की थी रखना, तो ये बता सकते हैं गणानंद ने। और गणानंद को ही भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। यानी भारत का प्रथम सम्राट कौन है, गणानंद है। इसी गणानंद के शासनकाल में भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण करने वाले सिकंदर थे, अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में अगली जो क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। तो मगध के बारे में आपको पता चला होगा कि मगध क्या है। आप मगध पढ़ते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो मगध ऐसा है कि मगध के ऊपर ये शासन करने वाले शासक है और क्या चीज है वो मैंने बता दी है। आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।